फ्रेंड्स, दिस इज राम प्रताप सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा आयोजित एलडीसी भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र जो 2017 में आयोजित हुआ था। यह वीडियो इंग्लिश ग्रामर के पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में रहने वाला है, जिसके अंदर हम प्रश्न संख्या 1 से 25 तक का विश्लेषण आपके लिए इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि नए आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप कभी भी मिस ना करें। फ्रेंड्स, इस पेपर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूं। किसी भी प्रश्न पत्र को सॉल्व करने के लिए दो चीज की जरूरत होती है। एक पहली बात होती है कि उस सिलेबस को आप थोरोली कवर करें, और उसके बाद कुछ ऐसी टेक्निक्स होती है जिसकी मदद से आप उन क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर सकते हैं या कुछ कॉमन सेंस लगाकर उस आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि जिस प्रश्न में अगर कोई डायरेक्ट सेंस वाला कोई आंसर होगा तो मैं आपको वो डायरेक्ट बताऊंगा, और उसके पीछे कुछ अगर लॉजिक हो सकता है तो वो मैं आपको बताने का जरूर प्रयास करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, चूज वन वर्ड फॉर रिलीज ऑफ ए प्रिजनर फ्रॉम जेल ऑन सर्टन टर्म्स एंड कंडीशंस। किसी एक इंसान का जेल से बाहर आना, वो भी टेम्परेरी बेस पे। अगर टेम्परेरी बेस पे किसी को बाहर आना है, टेम्परेरी बेस पे किसी को अगर जेल से बाहर आना है, भले ही उसकी सजा है वो खत्म नहीं हुई है। जैसे कोई एक कैदी है, उसको 20 साल की सजा हो गई है और हर राखी के वाले दिन है वो अपनी बहन से राखी बनवाने के लिए कोर्ट से एक स्पेशल परमिशन लेता है जिसको कहा जाता है पैरोल। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। यानी कोई भी कैदी है यानी प्रिजनर जो है वो पैरोल यानी एक टेम्परेरी एक्सेप्टेंस लेटर जो होता है वो कोर्ट से सहमति पत्र लेकर कुछ टाइम के लिए है वो जेल से बाहर आ सकता है। और जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनका भी मतलब जान लेते हैं। पास का मतलब होता है या तो किसी एक चीज को दूसरी तरफ से देना या किसी चीज को पास कर लाए, यानी जैसे किसी एग्जाम को पास कर लेना, उसको उत्तीर्ण कर लेना। 2 वर्ड यहां दे रखे हैं, एक है पेट्रोल और दूसरा है आपका पेट्रोलर। जैसे देखिए, आजकल जैसे जो बॉर्डर लाइन जो होती है, फेंसिंग जो होती है, एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी पर जब इंडियन आर्मी है वो गश्त करने के लिए जाती है, उसको कहा जाता है पेट्रोल करना। ठीक है, पेट्रोल करने का मतलब होता है गश्त करना। यानी रात में जब कोई सेना की टुकड़ी किसी एक पर्टिकुलर इलाके का जो दौरा करती है उसको कहा जाता है गश्त करना, और इंग्लिश में उसको कहा जाता है पेट्रोल करना। और जो पेट्रोल करने वाली जो पार्टी होती है उसको कहा जाता है पेट्रोलर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, चूज वन वर्ड फॉर द लाइन एट विच द अर्थ एंड द स्काई सीम्स टू मीट। यानी ऐसी एक काल्पनिक लाइन जहां पर अर्थ यानी पृथ्वी और आकाश है वो मिलता हुआ नजर आता है। तो आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे कि ये जो एक काल्पनिक लाइन आपको दिख रही होगी, यहां जो अर्थ है वो स्काई से मिलती हुई नजर आ रही है। तो यही पूछा इसमें आपको कि द लाइन एट विच द अर्थ एंड द स्काई सीम टू मीट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हॉरिजन। ध्यान रखिएगा, उस लाइन को कहा जाता है हॉरिजन। और जो ऑप्शन दे रखे हैं उनका मतलब जान लेते हैं। एक दे रखा आपको हेवन, दूसरा दे रखा आपको पैराडाइज। देखिए, हेवन और पैराडाइज का मतलब तो सेम होता है, लेकिन उसका कुछ सेंस में है वो अर्थ भिन्न हो जाता है। जैसे देखिए, अगर कोई चीज जैसे स्वर्ग जैसी कोई चीज अगर अर्थ पे एग्जिस्ट करती है तो उस सेंस में उसको कहा जाता है पैराडाइज। क्या कहा जाता है? पैराडाइज। ठीक है, और जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड होता है यानी जिसको हम स्वर्ग कहते हैं, क्या कहते हैं अपन? स्वर्ग, तो उसको कहा जाता है हेवन। ये है वो एक प्रकार की जो काल्पनिक दुनिया होती है जिसको सारे जो यूनिवर्स वगैरह है उनमें माना जाता है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर जो भी टर्म्स होती हैं उसको आप कहेंगे हेवन।
तो ये बेसिक डिफरेंस होता है हेवन और पैराडाइज में, लेकिन मोटा मोटा अनुमान इन दोनों का अर्थ है वो सेम होता है। और सनसेट आपको पता ही है सूर्यास्त होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा हॉरिजन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट प्रीफिक्स और सफिक्स फ्रॉम द ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स दे रखी है, उसमें से आपको करेक्ट है वो प्रीफिक्स और सफिक्स है वो फिल करना है। इस प्रश्न को हल करने से पहले मैं आपको एक बेसिक सी चीज बता देता हूं। देखिए, एक वर्ड है आपका प्रीफिक्स, दूसरा है आपका सफिक्स। हिंदी में जिसे उपसर्ग और प्रत्यय कहा जाता है, वही इंग्लिश में आपका सफिक्स और प्रीफिक्स होता है। हम बार बार भूल जाते हैं कि प्रीफिक्स कौन सा होता है और सफिक्स कौन सा होता है। तो देखिए, प्रीफिक्स यानी प्री का मतलब क्या होता है, पहले, यानी ऐसे वर्ड्स यानी ऐसे ग्रुप ऑफ लेटर्स जो किसी वर्ड के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उनको कहा जाता है प्रीफिक्स। और सफिक्स यानी बाद में, जो किसी लेटर के बाद में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उनके मीनिंग में चेंज कर लेते हैं, उनको कहा जाता है सफिक्स। इसको आप ऐसा भी याद रख सकते हैं, जैसे एक वर्ड होता है सफर करना। सफर करने का मतलब क्या होता है, कोई चीज जैसे आप आपने कुछ ऐसा खा लिया है जिससे आपका पेट दर्द करने लग गया है। तो पहले क्या किया आपने, कुछ खाया, उसके बाद आपका है वो पेट है वो दर्द करने लगा। तो बाद में जो भी चीज होती है उसको कहा जाता है सफर करना। तो सफर हम बाद में करते हैं, तो बाद वाली चीज क्या हो जाएगी आपकी, सफिक्स। और प्रीफिक्स का मतलब होता है किसी वर्ड्स के पहले कोई वर्ड्स है वो उसके साथ जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है। तो ये है वो बेसिक डिफरेंस, आपको इसमें पता होना चाहिए। चलिए इस प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है, शी कैन नॉट एक्सेप्ट क्रिटिक फ्रॉम हर कलीग्स। वो अपने कलीग्स से है वो क्रिटिक है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाई। चलिए देखिए, इसमें आपको कौन कौन सा है। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर सारे जितने भी ऑप्शंस है उनको है वो आप इस वर्ड के साथ यूज करके देखिए, कोई वर्ड आपने सुना है जिसके अंदर क्रिटिकल होता है, लेकिन क्रिटिकल बिल्कुल होता है। एक क्रिटिकल होता है लेकिन वो क्रिटिकल सिचुएशन होती है, क्रिटिकल आपकी सिचुएशन होती है, लेकिन यहाँ किसी भी तरीके की सिचुएशन की बात नहीं हो रही है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, क्रिटिसिंग होता कुछ नहीं है, क्रिटिसिस कुछ नहीं होता है, तो ऑप्शन इस आपका शुद्ध रूप से करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्रिटिसिज्म। यहां वर्ड हो जाएगा आपका क्रिटिसिज्म। ठीक है, क्रिटिसिज्म का मतलब क्या होता है आपका, आलोचना करना। आलोचना करना या फिर क्या करते हैं आप उसको निंदा करना, ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, जैसे देखिए क्रिटिसिज्म में जैसे आपको कोई अभी ये जो सफिक्स यूज हुआ है इसके और क्या क्या वर्ड्स हैं वो आप ध्यान रख सकते हैं, जो आपको शायद हो सकता है नेक्स्ट किसी एग्जाम्स में आपको पूछा जा सकता है। जैसे देखिए एक वर्ड है आपका टूर, इसके पीछे अगर मैं एक सफिक्स लगा देता हूं ISM, तो ये बन गया आपका टूरिज्म। एक और वर्ड है आपका, जैसे देखिए आपने जैसे एक वर्ड सुना होगा कास्ट, तो ये जैसे मैंने इसके पीछे ISM लगा दी, ये बन गया आपका कास्टिज्म। एक जैसे वर्ड होता है आपका रेस, तो इसके पीछे अगर मैं ISM लगा दूंगा तो ये बन जाएगा आपका रेसिज्म। रेसिज्म का मतलब क्या होता है, नस्लवाद करना। क्या होता है आपका नस्लवाद। इस चीज को आप थोड़ा ध्यान रखें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द बेस्ट ऑप्शन टू मीनिंगफुली कंप्लीट द सेंटेंस। एक सेंटेंस दे रखा आपको, उसमें ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनको यूज करते हुए आपका मीनिंगफुल सेंस है वो इस सेंटेंस का निकलना चाहिए। चलिए देखते हैं और कौन सा ऑप्शन इसमें सही रहेगा। ही सो रेस्ट डैश दैट ही कैन नॉट स्टे इन अ प्लेस फॉर लॉन्ग। मतलब वो इतना है वो आपका रेस्ट है, रेस्टलेस है वो। रेस्टलेस का मतलब जानते हैं, रेस्टलेस का मतलब होता है इतना उत्तेजित है, मतलब वो इतना बेचैन होता है, बेचैन है कि वो एक जगह है वो ठहर नहीं सकता। अगर कोई इंसान एक जगह ठहर नहीं सकता उसको कहा जाता है ही इज सो रेस्टलेस। ही इज सो रेस्टलेस सो दैट ही कैन नॉट स्टे इन ए प्लेस फॉर ए। मतलब एक कोई इंसान होगा आपके आसपास भी, आप इसको भली बात इसको परिचित होंगे कि वो
काफी देर तक एक जगह पर बैठने में सक्षम नहीं रहता है। जैसे आप भी अगर पढ़ने बैठते हैं तो 50 मिनट 1 घंटे के बाद आपको भी है वो अपनी टेबल चेयर से उठने का मन करता है कि थोड़ा घूम लेते हैं, उसके बाद वापस पढ़ने बैठ जाएंगे। तो आप उस कंडीशन में खुद को रेस्टलेस महसूस करते हैं। तो यहां आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ही इज सो रेस्टलेस। रेस्टलेस का मतलब समझ में आ गया आपका, बेचैन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, चूज द बेस्ट ऑप्शन टू मीनिंगफुली कंप्लीट द सेंटेंस। अगेन आपको 4 क्वेश्चन ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से आपको एक मीनिंगफुल है वो वर्ड इसके अंदर सुटेबल फिट करना है। चलिए देखते हैं। प्लीज डू नॉट बी सो डैश रैशनल। अब देखिए रैशनल का है वो अपोजिट कौन सा होता है? रैशनल का, जैसे यहां डू नॉट का है ना, तो डू नॉट यानी नेगेटिव सेंस आया है, तो रैशनल एक वर्ड है उसका नेगेटिव सेंस क्या होगा? इसका अपोजिट ही होगा। तो रैशनल का नेगेटिव होता है आपका इर्रेशनल। क्या होता है आपका? इर्रेशनल। तो IR है वो यहां करेक्ट हो जाएगा आपका। इसके अंदर देखिए इर्रेशनल का मतलब क्या होता है? अगर ऐसा कोई इंसान जो आधारहीन बातें करता है। कैसी बातें करता है? आधारहीन बातें करता है। समथिंग विच इज नॉट क्लियर, जो है वो विच इज नॉट क्लियर, ऐसी बातें करता है जिनका कोई आधार है ही नहीं और वो ऐसे फालतू में तुक्के मार रहा होता है। तो ऐसे प्रश्न को कहा जाता है इर्रेशनल। तो यहां आपका ऑप्शन नंबर है वो 2 करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, चूज द करेक्ट प्रीफिक्स सफिक्स टू मेक द मीनिंगफुल डिफरेंट। मेक द मीनिंग डिफरेंट। ओके, आपको एक वर्ड दे रखा है, उसका आपको प्रीफिक्स और सफिक्स यूज करके उसका अर्थ परिवर्तन करना है। तो बिल्कुल किसी भी वर्ड के अंदर प्रीफिक्स या सफिक्स ऐड करेंगे तो उसका मीनिंग है वो चेंज होना ही है। और इक्वल का आपको पता ही है क्या होता है? अनइक्वल। याद रखेंगे, अनइक्वल होता है इसका। नॉन इक्वल वगैरह कुछ करके मत आ जाना, अनइक्वल होता है इसका। ठीक है, उसी तरीके से जैसे डू अगर पूछा है तो डू का हो जाएगा आपका अनडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट प्रीफिक्स टू मेक द मीनिंग डिफरेंट। ओके, अगेन आपको एक वर्ड दे रखा है, उसका यूज करते हुए आपको कोई ना कोई एक प्रीफिक्स और सफिक्स ऐड करना है ताकि उसका मीनिंगफुल इसका अर्थ निकले। देखिए वर्ड आपको क्या दे रखा है? आर्की। आर्की का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का शासन। क्या होता है? शासन करना। और शासन कौन करता है? कोई ना कोई गवर्नमेंट। ठीक है, कोई ना कोई गवर्नमेंट होती है या कोई ना कोई अथॉरिटी होती है। इस बात को आप थोड़ा ध्यान रखें। तो आर्की का मतलब होता है शासन करना। अब इसका डिफरेंट वर्ड क्या बनेगा? तो वर्ड हो जाएगा आपका अनार्की। क्या वर्ड बन जाएगा आपका? अनआर्की। आपने बहुत बार आर्टिकल्स में सुना होगा, कई बार पेपर में पढ़ते हुए कि कोई कंट्री है, वहां के लोग है वो प्रदर्शन कर रहे हैं टू अचीव अनार्की। अनार्की का मतलब क्या होता है? ऐसा देश या ऐसी सोसाइटी जिस पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण ना हो, या बिल्कुल है वो ऐसी कोई भी प्रकार का उस पर है वो आधिपत्य नहीं होना चाहिए। यानी विदाउट गवर्नमेंट या कोई भी अथॉरिटी के बिना कोई चीज होती है उसको कहा जाता है आपका अनार्की। ठीक है, अथॉरिटी। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा मोनार्की। सुना है ना ये वर्ड मोनार्की? मोनार्की का मतलब क्या होता है? मतलब सिंगल हैंडेडली अगर किसी मतलब किसी राजा यानी कोई किंग है या कोई क्वीन है, या यानी एक कोई भी एक इंसान के द्वारा किसी ना किसी एक कंट्री के ऊपर है वो शासन किया जा रहा है या उसकी सरकार चल रही है। केवल पूरी अथॉरिटी है वो केवल है वो एक इंसान, या तो क्वीन के हाथ में होगी या किंग के हाथ में होगी। तो इस प्रकार का शासन क्या कहलाता है? आपका मोनार्की। तो मोनार्की का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका कौन सा? एक जैसे इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में अभी है वो आपका क्वीन एलिजाबेथ शायद 3rd का है वो शासन चल रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, चूज द करेक्ट प्रीफिक्स टू मेक एन अपोजिट ऑफ द वर्ड डू। बहुत इजी प्रश्न है। अभी आपको मैंने बताया था डू का है वो अपोजिट हो जाएगा प्रीफिक्स लगाकर अनडू। ऑप्शन नंबर है वो ए इसका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, चूज द करेक्ट सफिक्स टू चेंज द वर्ब। एक कन्फेस आपको एक वर्ब दे रखी है, उसको है वो नाउन में चेंज करना है। सफिक्स और प्रीफिक्स चेंज करना है। कभी भी आपको सफिक्स और प्रीफिक्स ऐड करने का बोले तो उसको आप उसके अंदर लगा के देखिए और उसके अंदर उसका कोई मीनिंगफुल सेंस निकल रहा है क्या। जैसे देखिए आपको एक वर्ड दे रखा है कन्फेस, तो कन्फेस में अगर जैसे ही आप है वो ION लगवा देंगे तो ये वर्ड बन जाएगा, ये वर्ड बन जाएगा आपका कन्फेशन करना। कन्फेशन करना, कन्फेशन का मतलब क्या होता है? कन्फेशन का मतलब होता है स्वीकार करना, कोई भी चीज कन्फेस करना। यानी जैसे आपने कोई गलती कर दी है, जैसे आपसे बाइक की चाबी गुम हो गई है और आपको घर पे आके बताने में थोड़ी दिक्कत आ रही, तो आप वहां जाके क्या बताएंगे कि मुझे आपसे कुछ कन्फेस करना है। तो कन्फेशन का मतलब क्या होता है? स्वीकार करना। समझ में आ गया? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 10, चूज द बेस्ट रिप्लेसमेंट फॉर द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस क्या दे रखा है आपको? द लॉ फाइनली कॉट ऑन विद द ड्रीडेड क्रिमिनल हु मैनेज टू एल्यूड द पुलिस फॉर अ लॉन्ग टाइम। यानी एक ऐसा बदमाश अपराधी जो पुलिस को बहुत लंबे समय से है वो चकमा दे रहा था, तो वो है वो फाइनली है वो पकड़ा गया। तो किसी चीज को पकड़ना उसको बोला जाता है, क्या बोलते हैं उसको? ही हैज बीन कॉट अप। कॉट अप का मतलब क्या होता है? ही हैज बीन कॉट अप का मतलब होता है पकड़े जाना। कॉट अप का मतलब क्या होता है? पकड़े जाना। तो इसका आंसर सही हो जाएगा आपका कॉट अप। कॉट आउट नहीं होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। कहां लिखा है ये? कॉट ऑन या कॉट आउट नहीं होता है, कॉट अप होता है। यानी कॉट अप का मतलब होता है पकड़े जाना। ठीक है, अब यहां देखिए दो वर्ड दे रखे हैं आपको, इसमें इसके मतलब आपको पता होना चाहिए। एक है आपका ड्रीडेड और दूसरा है आपका एल्यूड। ड्रीडेड का मतलब क्या होता है? ड्रीडेड का मतलब होता है खूंखार क्रिमिनल। ठीक है, और आपका एल्यूड का मतलब क्या? हु मैनेज टू एल्यूड द। एल्यूड का मतलब क्या होता है? किसी चीज को टालना, या फिर आपका किसी चीज को टालना या उससे बचना। यानी वो क्रिमिनल है वो पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा था। एक खूंखार जो आपका जो अपराधी है वो पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा था, और लेकिन फाइनली उसको पकड़ लिया गया। तो उस सेंस को कहेंगे अपन कॉट अप। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, चूज द बेस्ट रिप्लेसमेंट फॉर द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। इट इज ऑलवेज प्रूडेंट टू ले आउट सम मनी फॉर अनफोर्सीन एक्सपेंसेस। यानी कुछ आपको अपनी सैलरी का कुछ पार्ट है वो जरूर सेव करना चाहिए। किसके लिए? ताकि आप आकस्मिक जितनी भी घटनाएं होती हैं उनके लिए आप है वो एक प्रकार का इमरजेंसी, आप है वो इमरजेंसी फंड है वो आपको सेव करके जरूर रखना चाहिए। इमरजेंसी फंड आपको सेव रखना चाहिए। तो इस कंडीशन में आपको, जैसे आपकी सैलरी है आपकी 10,000 रुपए, तो 10,000 रुपए में से कम आपको मंथली कोशिश करनी चाहिए कि आप कम से कम 20% अपनी सैलरी का है वो उसको इमरजेंसी फंड के लिए आपको स्टोर करना चाहिए। तो उस जैसे ये सैलरी है आपकी, ये आपकी सैलरी होगी, उस सैलरी से आपको इतना है वो सेव करना है, इतना सेव करना है। यानी उसको आपको क्या करना है? एक तरफ रखना है। एक तरफ रखने को क्या कहते हैं? असाइड। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा आपका? ले असाइड। ठीक है, यानी इट इज ऑलवेज प्रूडेंट टू ले आउट सम मनी फॉर अनफोर्सिन एक्सपेंसेस। अब देखिए इस क्वेश्चन के पूरे क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे अपन, ऐसे ही ये वीडियो नहीं बन रहा है। देखिए वर्ड आपको दे रखा है आपका प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब क्या होता है? देखिए प्रूडेंट का मतलब होता है बिल्कुल है वो आप है वो चतुराई से। यानी इसके सिनोनिम देख लेते हैं। आपका इसका सिनोनिम हो जाएगा क्लेवर, एक सिनोनिम हो जाएगा इसका वाइस। इसको आप है वो जुडिशियस भी कह सकते हो, इसको आप है वो फ्रूगल भी कह सकते हो।
ये इतने आपको इसके सिनोनिम ध्यान रखना है। प्रूडेंट का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो बहुत होशियार है और मतलब यानी जैसे उसकी 10,000 रुपये सैलरी है तो वो हर महीने वो 20% के हिसाब से अपना है वो मंथली है वो सेविंग कर रहा है, किसके लिए, इमरजेंसी फंड के लिए, यानी फॉर अनफोर्सिन एक्सपेंसेस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 12, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड। आपको एक सेंटेंस दे रखा है, उसमें आपको एक है वो एक मीनिंगफुल वर्ड है वो उसके अंदर फिल करना है। देखते हैं क्या सेंटेंस है। यू शुड प्रैक्टिस सो दैट यू डू नॉट डैश द मैच। ये कह रहा है कि तुम्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि तुम है वो मैच है वो, क्या सेंस लग रहा है आपको, हारने की बात हो रही है ना, आप ना हारना। तो हारने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लूज। लेकिन बस इतना तो पता आपको, लेकिन लूज की अगर स्पेलिंग नहीं आ रही तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ये देखिए, ये 4 वर्ड है वो बहुत है वो सिमिलर लगते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे LOSE, लूज का मतलब होता है आपका हारना। तो यहाँ वर्ड सही हो जाएगा आपका लूज, यानी यू शुड प्रैक्टिस सो दैट यू डू नॉट लूज द मैच, यानी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि आप मैच है वो ना हारो। अब देखते हैं कि और कौन कौन से वर्ड दे रखे हैं और उनके क्या है वो अर्थ होंगे। लूज का मतलब क्या होता है, ढीला। लूज का मतलब हो जाएगा ढीला, यानी विच इज नॉट टाइट। लॉस्ट का मतलब आपको पता ही है, खो जाना। कोई चीज अगर खो जाती है उसको कहा जाता है खो जाना। ठीक है, अब देखिए इससे और रिलेटेड एक वर्ड है, उसको भी पढ़ते हैं, आपको पता ही होगा, इसको कहा जाता है हानि। तो ये इतने वर्ड आपको ध्यान रखने हैं। LOSE, लॉस का लूज का मतलब होता है हारना, लूज का मतलब होता है ढीला पड़ना, और लॉस्ट का मतलब होता है कहीं खो जाना, और लॉस का मतलब यानी प्रॉफिट लॉस वाला हानि। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, चूज द बेस्ट ऑप्शन टू रिमूव एनी एम्बिग्यूटी। सबसे पहले तो इस प्रश्न में जो ये वर्ड दे रखा उसी की हम अर्थ जान लेते हैं। टू रिमूव एनी एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी का मतलब होता है किसी भी प्रकार का एरर, हिंदी में उसको कहा जाता है त्रुटि। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई अगर गलती होती है तो आप उसको है वो रिमूव करिए। देखते हैं इसमें क्या गलती दे रखी है। इट वॉज डैश ऑफ यू टू हेल्प मी, मतलब हेल्प की बात हो रही है और पास्ट टेंस की बात हो रही है। ठीक है, अब इसके अंदर सारी चीजें हैं वो मिला के देखते हैं। देखिए, आप है वो इसमें इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहे होंगे। इन ऑप्शन का तो कोई रिलेवेंसी इस क्वेश्चन से नहीं है। अब देखिए, लगा के देखिए, जैसे इट वॉज कंज्यूमेट ऑफ यू टू हेल्प मी, कोई सेंस बैठ रहा है, बिल्कुल नहीं, तो ये कट दिया। और देखिए, इट वॉज डैश कंसेक्रेट ऑफ यू टू हेल्प मी, कंसेक्रेट का मतलब कुछ होता ही नहीं है इस सेंस के अंदर। ठीक है, रहे ऑप्शन 1 और 3। देखिए, ऑप्शन ए दे रखा आपको कंसिडरेबल और ऑप्शन 3 दे रखा है कंसिडरेट। देखिए, कंसिडरेट का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो कि संवेदनशील होता है। कैसा होता है, संवेदनशील होता है, यानी आपका सेंसिटिव होता है, जो दूसरों के इमोशंस की कदर करता है। तो अगर आपने हेल्प मेरी की है, जैसे आपने किसी की हेल्प की, तो उस बंदे का आपके प्रति है वो सेंसिटिव नेचर होता है, वो आपके प्रति है वो संवेदनशील होता है। तो इस सेंस में है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, यानी इट वॉज कंसिडरेट ऑफ यू टू हेल्प मी। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 14 फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। अगेन एक करेक्ट वर्ड फिल करना है, देखते हैं। He dash to become an author, he dash become an author, यानी कुछ बनने की है वो इच्छा जाहिर हो रही है। अब देखिए, एक वर्ड दे रखा आपको aspires, एक दे रखा है expires, एक दे रखा है antiques, एक दे रखा है antiques। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। सबसे पहले अपने लिए वो दुविधा को कम कीजिए, जो ऑप्शन है वो जिस ऑप्शन का रिलेवेंस इस क्वेश्चन से आपको नहीं लग रहा, उसको एक बिल्कुल काट दीजिए। जैसे देखिए, ये वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल भी इससे मैच नहीं कर रहा है, यानी यहाँ कुछ बनने की बात हो रही है और एक्सपायर का मतलब होता है खत्म हो जाना। ठीक है, अब देखिए, एस्पायर्स आपको पता है, एस्पिरेशंस, आपने अगर कोई वर्ड सुना है तो एस्पिरेशन या एस्पिरेंट। एस्पिरेंट, आप सभी लोग एस्पिरेंट ही हैं, आप सभी खुद को LDC एस्पिरेंट मानते हैं। तो एस्पिरेंट का मतलब क्या होता है, अभिलाषी, यानी जो बनने का इच्छुक होता है, अभिलाषी।
ठीक है। तो एस्पायर्स का मतलब क्या होता है, जो किसी चीज की आकांक्षा रखने वाला होता है। क्या रखने वाला होता है, आकांक्षा रखने वाला होता है, या आपकी उसकी अभिलाषा होती है। मेरी थोड़ी हिंदी कमजोर है, उसको थोड़ा इग्नोर कीजिए प्लीज। तो यहां है वो आपका आंसर सही हो जाएगा, ही एस्पायर्स टू बिकम एन ऑथर। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। प्रश्न संख्या 15, चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपको सेंटेंस दे रखा है, वी शुड डैश अवर वोट वाइजली टू स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी। यानी हमें अपना वोट है वो बहुत ही है वो सोच समझकर है वो बुद्धिमानी तरीके से देना चाहिए, ताकि हम अपने लोकतंत्र को यानी डेमोक्रेसी को है वो मजबूत बना सके, स्ट्रांग बना सके। ठीक है। अब वो आप कब कर पाएंगे, जब आप अपना है वो वोट है वो अच्छी तरीके से दे पाएंगे। तो वोट जब भी देते हैं उसको कहा जाता है कास्ट करना। तो कास्ट की स्पेलिंग ये होती है CASTE। ये एक्चुअली आपका जो क्वेश्चन है वो आपका कंफ्यूजेबल वर्ड्स नाम का जो आपका एक टॉपिक दे रखा है, कंफ्यूजेबल वर्ड्स नाम का, उसमें से पूछा गया है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहां है वो 2 करेक्ट हो जाएगा, कास्ट। यानी वी शुड कास्ट आवर वोट वाइजली टू स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी। और जो वर्ड दे रखे हैं उनका मतलब जान लेते हैं। इस कास्ट का मतलब होता है जाति। इस कोस्ट का मतलब होता है कोई भी है वो समुद्री जो तट होता है, समुद्री जो तट होता है उसको कहते हैं कोस्ट। ठीक है। और कॉस्ट का मतलब आप जानते ही हैं क्या होता है, मूल्य। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। प्रश्न संख्या 16, चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। अगेन आपको एक सेंटेंस दे रखा है, उसके अंदर आपको एक मीनिंगफुल वर्ड है वो फिल करना है। देखते हैं क्या सेंटेंस दे रखा है। द पुलिस हैड टू यूज टीयर गैस टू डैश द मॉब। यानी पुलिस को इस्तेमाल करने पड़े आंसू गैस के गोले, और ताकि उस भीड़ को है वो हटाया जा सके, तितर बितर किया जा सके। तो इस कंडीशन में है वो सबसे एक्यूरेट है वो जो वर्ड होगा वो होगा आपका डिस्पर्स। आपको इनके अर्थ आने चाहिए, बहुत ही इजी है। डिस्पर्स का मतलब क्या होता है, बिखेरना। डिस्पर्स का मतलब होता है बिखेरना, या इसको बोलते हैं जैसे जो इसको हिंदी में बोलते हैं तितर बितर करना। ठीक है। जैसे इस फोटो में आप देख पा रहे होंगे, ये जो पुलिसमैन है, जो कॉप्स हैं, वो है वो टीयर गैस के गोले छोड़ रहे हैं, ताकि है वो आपकी जो भीड़ है वो वहां से हट जाए। ठीक है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये धुआं जो है वो टीयर गैस का है। और जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें ध्यान देते हैं। डिस्टर्ब का मतलब क्या होता है, डिस्टर्ब का मतलब होता है किसी चीज को तंग करना, किसी का ध्यान भंग करना, उसको कहते हैं डिस्टर्ब। यहाँ कोई सेंस बैठ नहीं रहा। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना, कोई मतलब नहीं है। डिस्बर्स का मतलब क्या होता है, देखिए अगर किसी एक पर्टिकुलर स्पेशल पर्पस के लिए कोई अगर पैसा इकट्ठा किया जा रहा है और उसके बाद उसको अगर खर्च करने की बात आती है, यानी व्यय करना या खर्च करना, ये अर्थ हो जाएगा आपका डिस्पर्स का। तो इस सेंस में है वो डिस्पर्स भी है वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है वो 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, डिस्पर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 17, वेयर डू वी राइट द सेंडर्स नेम इन अ फॉर्मल लेटर। यानी ये आपका एक प्रकार का कोई फॉर्मल लेटर है। फॉर्मल लेटर में जो भेजने वाला का एड्रेस है वो कहाँ लिखा जाता है। तो अगर आपने कभी फॉर्मल लेटर लिखा है, कभी भी आपने अगर औपचारिक पत्र लिखा है, तो आप उसमें वो फॉर्मेटिंग जानते होंगे कि सबसे है वो टॉप मोस्ट कॉर्नर पर है वो सबसे पहले है वो सेंडर्स एड्रेस लिखा जाता है। यानी लेफ्ट हैंड साइड में सबसे टॉप सेंडर्स एड्रेस। यही शायद हमको पूछा है। हाँ, सेंडर्स नेम इन एन ऑफिशियल लेटर। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए टॉप लेफ्ट हैंड साइड, यही है वो यहाँ लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डू वी मीन बाय डीओ लेटर। आपको एक वर्ड दे रखा है डीओ लेटर। डीओ का मतलब क्या होता है, डेमी ऑफिशियल लेटर्स। डीओ का मतलब होता है डेमी ऑफिशियल लेटर, डिस्ट्रिक्ट
डायरेक्ट डिस्क्रीट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, डेमी ऑफिशियल लेटर। अब जानते हैं डीओ लेटर होता क्या है। जैसे देखिए कोई एक, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश मंत्रालय है, और एक आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है यानी जो आपका गृह मंत्रालय है। अब इनके जो ऑफिसर्स जो हैं वो खुद के कुछ पर्सनल यानी कुछ पर्सनल, माफ कीजिएगा, कुछ जो पर्सनल या कुछ ऑफिशियल काम के लिए जो भी कम्युनिकेशन लेटर्स के जिन लेटर्स के माध्यम से किसी एक ऑफिस के जो एम्प्लॉय है वो दूसरे ऑफिस के एम्प्लॉय से खुद के पर्सनल या कुछ ऑफिशियल मैटर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जिन लेटर्स के थ्रू करते हैं उनको कहा जाता है डीओ लेटर्स यानी डेमी ऑफिशियल लेटर्स। क्वेश्चन नंबर 19, डैश इज यूज्ड व्हेन सम इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन और एन internally taken decision is to be circulated to the staff for information and compliance। ठीक है, अगर कोई बाहर से कोई सूचना आई है, जैसे अभी फॉर एग्जांपल जैसे अभी अगर स्कूल चल रही होती और अभी जैसे जो BSER यानी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का है वो अगर टाइम टेबल है वो जारी हो गया है, तो स्कूल अगर चल रही होती है और ये जो अगर सूचना है वो प्रिंसिपल के पास पहुंचती है, तो प्रिंसिपल है वो एक सर्कुलर जारी करते हैं स्टाफ्स के लिए, ताकि उनको कोई है वो सूचना दी जा सके। ठीक है, ये कंडीशन हो सकती है। या फिर अगर किसी प्रिंसिपल का अगर आपको कोई ऑर्डर है वो अगर स्टाफ तक पहुंचाना है तो वो भी आपका सर्कुलर के जरिए पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो सर्कुलर है वो आपका किसी भी इंटरनल या एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन को स्टाफ या वहां के जो भी कलीग्स हैं उन तक सर्कुलेट करने के लिए काम आता है। तो ऑप्शन नंबर है वो 4 इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। और जो ऑप्शन दे रखे हैं उनका मतलब जान लेते हैं। टेंडर का मतलब जानते हैं हम, कोई अगर कोई बड़ा काम है उनके लिए अगर किसी के लिए कोटेशंस मंगवाने होते हैं तो उनके लिए आपको जो भी जितने भी बड़े काम होते हैं, बड़े काम के लिए हमेशा टेंडर मंगवाए जाते हैं। आपने कभी सुना है कि जो बड़ी जो कंपनीज होती है उन्होंने कभी कोटेशंस मंगवाए, वो हमेशा टेंडर्स भरवाते हैं ताकि टेंडर्स के अंदर कंपटीशन के अंदर सबसे लोएस्ट रेट में उनका काम हो जाएगा। और देखते हैं नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है। नेगोशिएशन का मतलब होता है भाव-ताव करना। नेगोशिएशन का मतलब होता है भाव-ताव करना। तीसरा ऑप्शन देखिए इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट का क्या मतलब होता है, ये एक प्रकार का रिकमेंडेशन ही होता है। एक प्रकार का क्या होता है, रिकमेंडेशन। ये रिकमेंडेशन होता है जिसको हिंदी में कहा जाता है समर्थन पत्र। क्या कहते हैं, समर्थन पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटेशंस फॉर द परचेज ऑफ गुड्स आर इनवाइटेड, यानी किसी चीज को खरीदने के लिए, जैसे ये कोई चीज है, अब इसको आपको अगर खरीदना है तो इसको खरीदने के लिए आप है वो कोटेशंस कब मंगवाते हैं, ऑर्डर देने से पहले ही मंगवाएंगे ना, या गुड्स की सप्लाई होगी इसके बाद मंगवाएंगे। बहुत ही कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 21। अब देखिए प्रश्न संख्या 21 से वो 25 तक आपको एक पैराग्राफ दे रखा था आपके प्रश्न पत्र के अंदर, उसमें से आपको आंसर देना था। बहुत ही इजी है, इसी पैराग्राफ से आपको पढ़ के आगे वाले 5 प्रश्न 21 से 25 तक के प्रश्नों का जवाब देना। देखते हैं नेक्स्ट, ये आप पैराग्राफ पढ़ लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लिए ताकि आप आगे वाले क्वेश्चंस को है वो इजीली टैकल कर पाए। देखते हैं प्रश्न संख्या 21 में क्या पूछा है। देखिए, टू whom इज क्रिएटिविटी जनरली असाइंड, यानी उस पीछे वाले पैराग्राफ में क्रिएटिविटी को किसके बारे में है वो जनरली असाइन किया गया। तो आप जब भी उस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वो ऑथर है वो आर्टिस्ट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्रिएटिविटी रिक्वायर्स व्हाट? क्रिएटिविटी रिक्वायर्स चैलेंज टू इनिशिएट न्यू आइडियाज एंड कैप्चर देम। ये देखिए मैं उसके आंसर्स आपको बता देता हूं। जैसे देखिए, ये आपको जैसे दे रखा था आपको पैराग्राफ, इस पैराग्राफ में देखिए ये देखिए, हाँ ये रहा, ये लिखिए देखिए, क्रिएटिविटी रिक्वायर्स अ चैलेंज टू
स्टार्ट अ फ्लो ऑफ न्यू आइडियाज, अ फ्लो ऑफ न्यू आइडियाज देन ए वे टू कैप्चर देम। यानी क्रिएटिविटी को किस चीज की जरूरत पड़ती है? क्रिएटिविटी जनरली रिक्वायर्स न्यू आइडियाज एंड कैप्चर देम, यानी नए आइडियाज को ग्रहण करना और उनके लिए तत्परता से काम करना। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट मेक्स द क्रिएटिव पीपल डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, यानी क्रिएटिव पीपल को है वो क्रिएटिव लोगों को अन्य लोगों से कैसे भिन्न है वो बनाया जाता है, मतलब किस चीज के जरिए वो क्रिएटिव पीपल अलग होते हैं और बाकी वाले डिफरेंट होते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, स्किल्स टू हाइड न्यू आइडियाज, स्किल्स टू प्रिवेंट न्यू आइडियाज, स्किल्स टू हिंडर न्यू आइडियाज, तो स्किल्स टू प्रिजर्व है वो न्यू आइडियाज। आप उस पैराग्राफ में पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि उसके अंदर ऑथर बात कर रहे हैं कि स्किल्स टू प्रिजर्व न्यू आइडिया, अगर कोई इंसान है वो न्यू आइडियाज को अगर प्रिजर्व कर लेता है तो है वो दूसरे इंसान से जो कि ऑर्डिनरी है उससे है वो ज्यादा है वो वाइस बन जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, द ऑथर सजेस्ट टू ग्रैब द न्यू आइडियाज क्विकली बिकॉज, ऑथर सजेस्ट द न्यू आइडियाज टू ग्रैब इट क्विकली बिकॉज इट डज नॉट स्टे लॉन्ग, यानी जो आइडियाज होते हैं वो ज्यादा देर तक नहीं टिकते हैं। आपके पास भी, आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ होगा कि आपको कभी कभी बैठे बैठे एक ऐसा अच्छा आइडिया आपके दिमाग में आता है और आप है वो उसको भूल जाते हैं। तो ऑथर का इसमें कहना है कि आपको उस समय है वो उस आइडिया को कहीं लिख लेना चाहिए ताकि आप उसको है वो इन फ्यूचर एक्सेस कर पाओ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डज द ऑथर कंक्लूड आफ्टर लेबोरेटरी रिसर्च अबाउट क्रिएटिविटी, यानी उस पैराग्राफ के अंदर मोटा मोटा आपसे ये कहा गया है क्रिएटिविटी के बारे में। क्रिएटिविटी के बारे में क्या कहा गया कि हर एक इंसान क्रिएटिव हो सकता है, लेकिन बशर्ते क्रिएटिव कोई इंसान कब होगा जब सबसे पहले क्रिएटिव इंसान के पास कोई एक आइडिया आता है। आइडिया से क्या मिलती है? कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई ना कोई अवसर मिलता है, और उस अवसर के बारे में जब भी कोई एक्शन टेक पर होता है, यानी जो भी एक्शन ले लेता है उसके लिए, उसके बाद वो है वो उससे उसको सक्सेस मिल जाती है। तो ये पूरी साइकिल होती है जब है वो क्रिएटिविटी काम करती है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? आइडिया आता है, आइडिया से आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए आपको एक्शन लेना पड़ता है, और कंटिन्यूसली एक्शन जब आप लेते हैं तो फाइनली आपको सक्सेस मिलती है। तो इसके अंदर है वो ऑथर बात कर रहे हैं कि क्रिएटिविटी, एवरीवन कैन बी क्रिएटिव, यानी कोई भी है वो क्रिएटिव बन सकता है, लेकिन उसको है वो उसको कैप्चर करना आना चाहिए, यानी आइडिया को प्रिजर्व करना आना चाहिए, आइडिया को संभालना आना चाहिए और उसके लिए मेहनत करने का जज्बा होना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, और आगे भी ये वीडियो सीरीज स्टार्ट रहेगी, और नेक्स्ट वाले वीडियो में हम प्रश्न संख्या 26 से 50 तक के प्रश्नों का विश्लेषण आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए जो भी राजस्थान हाईकोर्ट या अन्य किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और उनके लिए भी ये वीडियोस है वो उतना ही है वो हेल्पफुल रहेंगे। तो दीजिए मुझे इजाजत, धन्यवाद।